का रहना चाहिए इसमें। चलिए, संथाल परगना अधिनियम को जो एक्ट चल रहा था काश्तकारी से रिलेटेड, उसको आगे बढ़ाते हैं। आपके आर्टिकल 18 तक हो चुके थे अध्याय 3 में। आज हम लोग अध्याय 3 के आर्टिकल्स को आगे पढ़ेंगे, फिर अध्याय 4 को भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 तक आपने पढ़ा था क्या क्या अधिकार होगा रैयतों का, क्लियर। आर्टिकल 13 में अधिकार दिए गए थे रैयतों के। कहाँ से अधिकार वो मिलते थे? 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल से। और 14 में बताया गया था आर्टिकल 13 का उल्लंघन करने पर बेदखल किया जाएगा, क्लियर। अब जो 19 में कहा गया है जोत का विभाजन, यानी कि अगर दूसरे पीढ़ी में मामला जाता है तो जोत का तो विभाजन होगा ही, और लगान का वितरण किस तरीके से किया जाएगा ये आर्टिकल 19 बताता है। तो प्राइमरी तौर पर क्या हो सकता है कि आपसी समझौते से हो सकता है जोत का विभाजन, जिसमें भूस्वामी या ग्राम प्रधान की भूमिका हो सकती है, ठीक है। खास ग्राम में डायरेक्ट इनकी भूमिका होगी, और जो खास ग्राम नहीं है, मूल रैयतों का ग्राम है, तो वहाँ ग्राम प्रधान की भूमिका होगी। तो इन दोनों की भूमिका से और आपसी समझौते से वो लोग विभाजित कर लेंगे जमीन को विभाजित कर लेंगे, लगान उसी अनुसार विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी विवाद हो जाता है, यहाँ पर मैटर सुलझ नहीं पाता है और विवाद हो जाता है, तो मामला जो है उपायुक्त के पास जाएगा और वे जो डिसीजन लेंगे वह अंतिम होगा, क्लियर। उसके अनुसार जो है जोत का विभाजन, लगान का विभाजन हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि 3 रुपया वार्षिक लगान से कम लगान, ठीक है। अगर ईयरली इससे कम लगान होता है तो इस स्थिति में जोत का विभाजन नहीं होगा। कोई भी ऐसा भूमि है जिसका पूरे वर्ष में लगान कितना होता है? 3 रुपया से कम होता है, तो उस स्थिति में ऐसे जोतों की उपविभाजन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि छोटे जोत होंगे, क्लियर। अब आइए आर्टिकल 20 और 21। 26 तक है अध्याय में, अध्याय 3 में। ये जो है रैयतों का जोतों का हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण किस ढंग से होगा। इसमें विशेष रूप से आदिवासी रैयतों का भी विवरण दिया गया है। समान रैयतों का भी है, लेकिन ज़्यादा विवरण जो है आदिवासी रैयतों का विवरण दिया गया है, क्लियर। आर्टिकल 20 आपका कहता है कि कोई भी हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण किस रूप में हो सकता है? कोई भी हस्तांतरण किस रूप में हो सकता है? बिक्री के रूप में हो सकता है, बंधक के रूप में हो सकता है, दान के रूप में हो सकता है, या के रूप में हो सकता है, किसी को लीज पर दे दिया गया, या अगली पीढ़ी का हस्तांतरण के रूप में हो सकता है। संथाल परगना एक्ट में रहने वाले किसी भी रैयत का, कोई भी रैयत, आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, इस ढंग का हस्तांतरण तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि अधिकार अभिलेख में इसका स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं हो। अधिकार अभिलेख में अगर इस संदर्भ में चर्चा है कि ऐसा हो सकता है तब होगा, और अन्यथा नहीं होगा, क्लियर। यही आपका है आर्टिकल 20 का शुरुआती तौर पर, ठीक है। इसमें फिर कई तरह के जो है प्रावधान आए हैं, क्लियर, उसको अब समझना है आपको।
शुरुआत में आपने समझा कि इन स्थितियों में अगर अधिकार अभिलेख में जिक्र नहीं है तो स्थानांतरण संभव नहीं है, लेकिन स्थानांतरण तो होना ही पड़ेगा, चाहे उत्तराधिकार में स्थानांतरण हो या विक्रय हो या बंधक पर हो, पट्टे पर हो, ठीक है। तो ये तो एक मानव जीवन की आवश्यकता है, कभी भी धन की कमी हो सकती है, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, तो हस्तांतरण तो होगा ही। इसलिए इसके बाद जो भी स्थितियां हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 20 में, सारा जो ये बताएगा आपको कि किन किन स्थितियों में हस्तांतरण संभव है जो इस एक्ट के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। हस्तांतरण संभव, हस्तांतरण कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं? पहला जो है अनुमंडल स्तर पर, अनुमंडल माने जिस अनुमंडल में वो रहता है, उपायुक्त की सहमति से, आदेश से 1 वर्ष के लिए भूमि को लीज पर दिया जा सकता है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। दूसरा जो सिचुएशन बनता है, इसको अब ध्यान से देखिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर जो भी आपका जिसका भी ज़मीन है वो आदिवासी रैयत है, वो संथाल हो, पहाड़ियाँ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, या कोई और जनजाति के सदस्य हों जो कि राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर वे हैं एसटी वर्ग में अगर हैं, ठीक है, तो ये दान दे सकते हैं भूमि। किसको दे सकते हैं? अब देखिए, बहन को, पुत्री को, विधवा माँ को, मरणोपरांत विधवा पत्नी के नाम, ठीक है। इसके लिए भी कुछ शर्त है, ऐसे ही दान नहीं दे देंगे, ठीक है। इसके लिए भी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? देखिए, जितना जोत है, जो दान दे रहा है, ठीक है, उसका जितना जोत है उसका 50% तक, मैक्सिमम 50%, उससे ज़्यादा नहीं, उतना परसेंट तक जो है इनको दान दे सकता है। जो दान होता है, जो दान आपका 50%, अपना भूमि का कितना मैक्सिमम दे सकता है? 50%, ठीक है। और ये जो दान होता है इनके निर्वाह के लिए खर्च होता है, समझ गए ना। कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो इनके मृत्यु के बाद फिर जो है स्थानांतरित हो जाता है पूरा समाज के पास, ग्राम के पास, ठीक है। किसी अन्य को फिर दिया जा सकता है जनजाति वर्ग के, यानी कि जनजाति वर्ग की भूमि जो है किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। क्लियर? इसका ही उद्देश्य है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जो इस सीमा से बाहर हैं, घर जमाए, गर्दी जमाई भी बोला जाता है, गर्दी जमाई, ठीक है। घर जमाई के स्थिति में भी दिया जा सकता है रैयत के द्वारा अपनी भूमि को, अगर, ठीक है। घर जमाई का ही अर्थ हुआ कि वो अपना जो है पत्नी के घर में रहेगा, सास ससुर के साथ रहेगा, तो उस स्थिति में अगर रैयत देता है अपने घर जमाई को जमीन, तो इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर? ये हस्तांतरण अवैध नहीं होगा। एक दान देना है इन वर्गों को और दूसरा गर्दी जमाए। क्लियर? ये हुआ आपका एसटी के लिए केवल है, नॉन एसटी के लिए नहीं हो रहा। और इन लोगों को जो दान देगा मैक्सिमम वो 50% तक दे सकता है। अब आइए और तीसरा नंबर में आइए। इस सब चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी एसटी का ज़मीन का हस्तांतरण होगा तो परगना के अंदर ही होगा। जहाँ एक्ट लागू है एसटी के पास ही स्थानांतरण होगा। एसटी का ज़मीन एसटी के पास स्थानांतरण होगा और परगना के
अंदर ही होगा। वहाँ पर जैसे था आपका CNT में थाना के अंदर, ठीक है, वहाँ से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा विस्तार है, और OBC का जिला का था और शेड्यूल कास्ट भी जिला का था वहाँ पर, आर्टिकल 46 में जो आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो आपका बताता है आर्टिकल 20 में, जो संथाल परगना एक्ट है उसका आर्टिकल 20 में बताता है पूरे परगना में किसी आदिवासी को ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो भी ट्रांसफ़र का केस मैं बता रहा हूँ। क्लियर। अब आइए 3 नंबर, कब जमीन स्थानांतरण हो सकता है, सारा आर्टिकल 20 में ही है, ठीक है। तीसरा जो सिचुएशन है, ऋण प्राप्त करने के लिए। और चौथा जो सिचुएशन है, दोनों साथ स्टडी कर लीजिए, याद हो जाएगा। सब आर्टिकल 20 है। क्लियर। ऋण चुकाने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए का अर्थ हुआ आपका कि अगर ऋण की जरूरत पड़ जाती है किसी आदिवासी काश्तकार को या गैर आदिवासी काश्तकार को, तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है, अपनी भूमि के माध्यम से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आदिवासी रैयत है मान लीजिए, यहाँ है गैर आदिवासी रैयत। आदिवासी रैयत को जो है उपायुक्त से अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है अपने भूमि की हस्तांतरण के लिए, और इसको जो है DC से अनुमति लेने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, चाहे आदिवासी रैयत हो या गैर आदिवासी रैयत हो, ऋण प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, अपना ज़मीन को बंधक रख सकता है। क्लियर। कितने ज़मीन को बंधक रखेगा, पूरे जोत को बंधक रख सकता है या जोत के एक भाग को। ये चीज़ क्लियर हो गया पूरी तरह से। दोनों को अधिकार है, लेकिन ये DC की अनुमति से, DC के बिना अनुमति के यहाँ बढ़ सकता है, बंधक रख सकता है, पूरे जोत को रख सकता है और जोत के एक भाग को रख सकता है, ठीक है, ताकि वो ऋण प्राप्त कर सके। इसको मैं लिख रहा हूँ, पहले इसको समझ रहे होंगे। बंधक रखाता कहाँ है, तो उसको देखिए, उसके लिए भी शर्त है, हर जगह बंधक नहीं रखा जाएगा। क्लियर। जिन लोग बंधक रखने जाएगा, बंधक कहाँ रखाएगा, पहला है RBI एक्ट 1934 के तहत जो अनुसूचित बैंक है वहाँ बंधक रखा जा सकता है। क्लियर। उसके अलावा कहाँ बंधक रखा जा सकता है, बिहार, उड़ीसा सोसाइटी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम 1935 के द्वारा पंजीकृत सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका बंधक रखा सकता है, यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी निगम, कंपनी या वित्तीय संस्था के पास, निगम, कंपनी या वित्तीय संस्था के पास 3 सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। अनुसूचित बैंक कर दीजिए, यहाँ 3 सिचुएशन बन रहा है, कहाँ कहाँ रख सकता है, ध्यान से सुनिएगा। एक RBI एक्ट 1934 के तहत जो भी बैंक है अनुसूचित बैंक है, दूसरे बैंकों के अधीन नहीं, ठीक है।
दूसरा, बिहार उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत कोई भी गठित हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें वो रख सकता है, ठीक है, बंधक। और तीसरा जो है, किसी भी कंपनी, निगम या फिर आपका वित्तीय संस्था में बंधक रख सकता है, क्लियर। लेकिन इसका शर्त होगा, क्या क्या शर्त होगा आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो शर्त होगा 51% पूंजी कम से कम, है ना। इसका जो 51% स्वामित्व है कोई भी वित्तीय कंपनी या वित्तीय संस्था या फिर आपका निगम का, उसका जो स्वामित्व है उसका कम से कम 51% किसके पास होना चाहिए, राज्य या केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। यानी समझ लीजिए सरकारी होना चाहिए, ज़्यादा शेयर है मैंने सरकारी है। और ये अनुसूचित बैंक होना चाहिए, और ये कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, क्लियर। इतना से ही काम नहीं चलने वाला है कि बंधक मिल जाएगा, कुछ और शर्त है, उसको सुनिए अब। ये तो आपका हुआ कौन कौन से संस्थाएं जो बंधक रख सकते हैं इन एसपीटी के अंतर्गत, जो भी रैयत हैं उनके ज़मीन को। लेकिन अब इन संस्थाओं के लिए भी क्या शर्त है उसको ध्यान दीजिए। इनमें से भी उन्हीं संस्थाओं को बंधक रखने का अधिकार होगा ज़मीन का, और ऋण देने का अधिकार होगा जो कृषि के लिए ऋण प्रदान किया करते हैं, ठीक है। जैसे इन लोग में जो कृषि के लिए स्पेशली ऋण प्रदान करता है, उन्हीं को यह अधिकार दिया गया है कि इनकी भूमि को बंधक ले सकें, ठीक है। ये चीज़ को एकदम क्लियर कर लीजिए, ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेक्शन है इस एक्ट का, क्लियर। तो कहाँ कहाँ रख सकता है, तो आरबीआई के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों में, दूसरा बिहार उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और तीसरा ऐसे वित्तीय संस्थाओं, निगम और कंपनियों में जिसमें भारत या राज्य सरकार की 51% या अधिक हिस्सेदारी है। और इन सारे संस्थाओं के लिए यह शर्त जरूरी है कि वो कृषि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्लियर। ये तीसरा नंबर था, चौथा नंबर में आइए। आर्टिकल 20 ही है, ओके। ऋण चुकाने के लिए, वहां तो ऋण लेने के लिए था ना। सेम प्रोसेस। जैसे वहां पर मैंने समझाया, जब भी आदिवासी का ज़मीन होगा तो डीसी से अनुमति लेना होगा, और गैर आदिवासी का ज़मीन होगा तो उसको अनुमति नहीं लेना होगा। लेकिन जब वह विक्रय करने को जाता है, यहाँ पर विक्रय होगा, वहाँ बंधक था, ठीक है। रैयत जो है ऋण नहीं चुका पा रहा है, तो इस स्थिति में उसके जो आपका ज़मीन है, जोत है, उसको बेचा जा सकता है, उसके एक अंश को बेचा जा सकता है। लेकिन जो शर्त है वही है, डीसी का अनुमति यहाँ चाहिए आदिवासी के लिए, और गैर आदिवासी के लिए जो है डीसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अब विक्रय किसके माध्यम से होगा, तो उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से होगा जिसकी मैंने चर्चा की, ठीक है। आरबीआई के अधीन, आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन अनुसूचित बैंक जो कृषि का ऋण देते हैं, बिहार उड़ीसा सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन गठित कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं कृषि से संबंधित ऋण देते हैं, और ऐसी कंपनियां, निगम और वित्तीय संस्थाएं जिसमें भारत या राज्य सरकार का जो 51% या उससे अधिक पूंजी है, स्वामित्व है, और कृषि के ऋण देने के कार्य में भी संलग्न है, ऐसी संस्थाएं। इन संस्थाओं के माध्यम से क्या होगा, इन लोग जो हैं अपनी ज़मीन को बिक्री करके ऋण का चुका सकते हैं। लेकिन बिक्री करने के बाद ये ध्यान रखना होगा एक चीज़, ठीक है। वहाँ बंधक था, यहाँ बिक्रय है, ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या देना है इसमें विशेष रूप से कि एसटी का अगर ज़मीन है तो एसटी को ही बेचा जाएगा, क्लियर। नॉन एसटी को नहीं बेचा जाएगा, यहाँ पर ये प्रावधान है। और
इस सारे जो भी आपका हस्तांतरण के दौरान प्रक्रिया अपनाई जाएगी या जो भी है आपका, इस सारा का सारा किसको फॉलो करना चाहिए? जो शुरू में मैंने बताया कि अधिकार अभिलेख में इसका जिक्र होना चाहिए कि हस्तांतरण योग्य है, यानी कि बंधक बनाने योग्य है या बिक्री बनाने योग्य है या किसी भी रूप में, अगर उसका उल्लंघन होता है तो बेदखल किया जा सकता है। क्लियर? तो ये आपका हुआ कि ऋण लेने के लिए, ऋण चुकाने के लिए किस ढंग से हस्तांतरण हो सकता है, दान कैसे दिया जा सकता है, परिवार के किन किन सदस्यों को। ठीक है, तो ये चीज़ को आप समझें आर्टिकल 20 में। आगे आर्टिकल 20 में और समझिए कुछ। आर्टिकल 20 को थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर डीसी के रोल के बारे में बताया गया है, उपायुक्त के रोल के बारे में, कि मान लीजिए सारी प्रक्रिया तो सावधानी पूर्वक अपनाई जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। उपायुक्त को पता चलता है कि जमीन जो है कपटपूर्ण, गलत तरीके से, एसटी जमीन के बारे में विशेष रूप से, नॉन एसटी जमीन के लिए सामान्य रूप से प्रक्रिया नीचे से चलेगा, कोर्ट में चलेगा, लेकिन एसटी जमीन के मामले में अगर कपटपूर्ण स्थानांतरण हुआ है तो डायरेक्ट संज्ञान कौन लेंगे? उपायुक्त लेंगे, गलत तरीका से। तो फिर जो संथाल छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट में मैंने बताया था, लगभग उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। देखिए कैसे। पहले क्या करेंगे, संज्ञान जैसे ही आता है उपायुक्त क्या करेंगे, गलत ढंग से अंतरण को अवैध घोषित करेंगे, और जिसको भी लाभ मिला है उसको क्या करेंगे? बेदखल कर देंगे। और जो अंतरिती था, अंतरिती मीन्स जिसने बेचा था या जिसका ज़मीन ले लिया गया था, उसको जो है ज़मीन वापस दिलवा दिया जाएगा। क्लियर? ये पहला केस हुआ। दूसरा केस, अगर जो भी आपका अंतरिती है, क्लियर? अंतरिती मैंने लेने वाला, अंतरक मैंने बेचने वाला, एसटी वर्ग के होंगे अंतरक, अंतरण मैंने ट्रांसफर होना। ये लेने वाला जो अंतरिती है, इसने क्या किया है, उस पर स्थायी संरचना का निर्माण कर लिया है। जब वो जमीन लिया उसके 30 वर्ष के अंदर उसने क्या किया, स्थायी संरचना का निर्माण कर लिया। इस स्थिति में उपायुक्त क्या करते हैं, अंतरिती को 6 मंथ्स से 2 इयर्स तक का टाइम देते हैं कि जो भी आपने अस्थायी संरचना क्रिएट किया है उसको जो है आप हटा लीजिए। ठीक है, इसलिए समय दिया जाता है ताकि अपना जो भी ईंट खपड़ा या कुछ भी सामान है वो शायद अपना बचा लें और कहीं और घर बना सकते हैं। इसलिए 6 महीना से 2 साल तक का समय दिया जाता है। भुगतान करने को नहीं कहा जाता है। ठीक है, कि आप जो है भुगतान इनको कर दीजिए, उससे नहीं, उनको हटाना ही होगा उस संरचना को। क्लियर? और अगर नहीं हटाते हैं, 2 साल में अगर नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, उपायुक्त हटवा देंगे और दखल किसको दिला देंगे, अंतरक को, जो बेचा था, जो जनजातीय समुदाय का व्यक्ति था। एक और कंडीशन है जिसमें वैध बनाया जा सकता है ऐसे अंतरण को भी। तीसरा कंडीशन क्या है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969। क्लियर? इसको लागू होने से पहले ही यदि इस ढंग का अंतरण हो गया है, ठीक है, तो उपायुक्त चाहें तो इसे वैध कर सकते हैं, इसको वैध कर सकते हैं। लेकिन वैध का शर्त क्या होगा,
क्षतिपूर्ति देना होगा उसको, जो भी अंतरिति है जिसको मिला है, या फिर जमीन देना होगा। क्षतिपूर्ति जो होगा आपका उपायुक्त के अनुसार होगा, उपायुक्त जितना बोलेंगे वो निर्धारित करेंगे उतना देना होगा। दूसरा ऑप्शन है लगभग उसी गुणवत्ता का और उसी मूल्य का उतना ही जोत जितना पर उसने अपना स्थायी संरचना बना लिया है, जो हटाया नहीं जा सकता है। देखिए इस सुविधा जो है सिर्फ स्थायी संरचना के लिए, ठीक है, 1969 से पहले अगर स्थायी संरचना बना लिया है तब, और ये बाध का था, ठीक है, जहाँ पर कोई छूट नहीं है। तो वहाँ पर उस स्थिति में यहाँ पर या तो मनी दे दे जितना उपायुक्त तो निर्धारित करते हैं, या ज़मीन दे दे उसी गुणवत्ता का उसी मात्रा में, ठीक है, और उसके बाद जो है इसके नाम से ज़मीन जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। यही चीज़ जो है 3 स्थितियां हैं जो अगर अवैध रूप से स्थानांतरण होता है जनजातीय ज़मीन का तो उपायुक्त के द्वारा अपनाया जाता है। तरीके से उपायुक्त जो है जनजातीय ज़मीन को दखल दिलवाते हैं, और जब दखल दिलवाने की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो मान लीजिए कि वह व्यक्ति है जिसे दखल दिया जाना है और लेने से इनकार कर दिया जाता है, या उपलब्ध नहीं है, ना वो स्वयं उपलब्ध है, ना उसका कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध है, तो इस स्थिति में उस ज़मीन का क्या होगा। इस स्थिति में उपायुक्त जो है ग्राम प्रधान से सलाह लेते हैं और किसी अन्य जनजातीय वर्ग के व्यक्ति को जो उसी गांव का है, उसी क्षेत्र का है, ठीक है, उसके नाम से पुनर्बंदोबस्त कर देते हैं। अब आइए आर्टिकल 21, गैर आदिवासी रैयतों भूमि हस्तांतरण। देखिए इन लोगों को जो है आपका आवश्यकता पड़ने पर बंधक रखने का जो है सुविधा दिया गया है। गैर आदिवासी को यह अधिकार दिया गया है कि ऋण चुकाने के लिए या ऋण लेने के लिए यह अपनी भूमि का जो है 25% तक का बंधक रख सकता है। क्लियर? पहले बताया ही जा चुका है, इसमें डीसी की अनुमति की नहीं जरूरत है। प्लस यहाँ पर एक नया चीज़ जोड़ा गया है, भूमि विकास बैंक जो स्थापित हुआ था अलग अलग राज्यों और केंद्र के द्वारा, उसमें भी बंधक रख सकता है। क्लियर? बाकी लगभग वही जो मैंने पहले बताया है आर्टिकल 20 में, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। जो बिहार उड़ीसा सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, या फिर अनुसूचित बैंक हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, क्लियर, या फिर जो भी केंद्र या राज्य सरकार के 51% स्वामित्व वाले वित्तीय कंपनियां हों या आपका निगम हो, क्लियर, उन सारे में इन लोग जो है बंधक रख सकते हैं। लेकिन शर्त तो ही है कि वो सब कृषि के क्षेत्र में ऋण वगैरह वो देते हैं। और साथ ही एक जगह और बंधक रख सकते हैं अन्य रैयत के पास। एक तो नया ये आया और एक नया ये, ध्यान रखिएगा, जो परगना क्षेत्र के, संथाल परगना क्षेत्र के ही हों, बाहर के नहीं। क्लियर? और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो ये बंधक रखेंगे वो कितने समय के लिए मान्य है बंधक, उससे ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते हैं, 6 ईयर्स के लिए। क्लियर? और जिसके पास बंधक रखते हैं, चाहे बैंक हो या निजी व्यक्ति हो, क्लियर, जो लगान उस भूमि का है, जो बंधक जिसने रखा है, बैंक हो या निजी व्यक्ति हो, अन्य रैयत हो, उनके द्वारा ही लगान को चुकाया जाएगा। लगान कौन चुकाएगा? जिसके पास बंधक रखा गया है। क्लियर? और अगर वह लगान नहीं चुकाता है तो उपायुक्त उसको बेदखल कर सकते हैं, यानी कि जो बंधक उसके पास भूमि है उससे भूमि जो है उपायुक्त ले सकते हैं। और जैसे ही 6 वर्ष पूर्ण होता है, उपायुक्त प्रक्रिया शुरू कर देते हैं कि जिस व्यक्ति का वो ज़मीन था उसे वापस करने के लिए उस रैयत को वापस करवा देते हैं। उसके बाद भी जिसने बंधक रखा था, अगर वह ज़मीन देने से इनकार कर देता है तो उसे
सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 21। हम लोग अब चलते हैं आर्टिकल 22 की ओर। आर्टिकल 20 को स्पेशली ध्यान रखिएगा जो मैंने समझाया है। न्यास पर भूमि देना, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि अगर कोई रैयत है वो क्या होता है, अक्षम हो जाता है, बीमार हो जाता है, इसके साथ ही अगर वह रैयत जो है नाबालिग है, बच्चा या बच्ची जो है नाबालिग है और विधवा अगर है, अकेली विधवा है, ठीक है, जिसका और कोई नहीं है, नाबालिग बच्चा है जिसका कोई नहीं है, या फिर कुछ आकस्मिक ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं उस रैयत के साथ कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, ठीक है, उसके हल बैल पूंजी नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में यह एक्ट सुविधा देता है उस रैयत को कि वह किसी अन्य व्यक्ति को जो उसी गांव का हो, क्लियर, या आसपास के गांव का हो, उसको जो है आपका न्यास पर दे सकता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए वह भूमि दे सकता है कि आप जो है खेती कीजिए, इसका लगान वगैरह चुकाइए, भूमि उसी का रहेगा जिसका था, केवल वो न्यास पर देगा। उसमें जो आपका होता है कि अगर समझौता हुआ है अवधि का कि कितना दिन के लिए दिया है, तो समझौता पत्र में लिखा रहना चाहिए, ठीक है, तो उतने दिन तक वो धारण करेगा। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है कि कितने दिन तक है, तो उस स्थिति में 10 वर्ष मान्य होगा। दिया रहेगा तो उतने दिन तक, और नहीं दिया हुआ है तो 10 वर्ष तक। और मान लीजिए किसी ने जमीन लिया, तो यहाँ पर ये शर्त है, जमीन तब भी उसे न्यास पर दिया जाएगा किसी और व्यक्ति को, ठीक है, कुछ समय के लिए तब भी दिया जाएगा जब वो खुद खेती करेगा, किसी और से करवाएगा या खाली छोड़ देगा ज़मीन को, उस स्थिति में नहीं दिया जाएगा, क्लियर। तो मान लीजिए कि उसको दिया गया और उसने क्या किया, खेती ही नहीं किया, तो अवधि जितना भी आपका लिखा हुआ है समझौता में, 10 वर्ष बाद क्या होगा, जिस व्यक्ति का ज़मीन था, जो अक्षम था, बीमार था, अकेला था, ठीक है, उसके पास फिर से उसी का ज़मीन हो जाएगा, उसी के पास वापस चला जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। भले ही अवधि कुछ भी हो, 15 साल 20 साल कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो खेती नहीं कर रहा है, खाली छोड़ दिया है, किसी अन्य से करवा रहा है, उस स्थिति की बात हो रही है, क्लियर। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को न्यास के रूप में ज़मीन में देता है तो उसे कई शर्तों का पालन करना पड़ता है। अवधि अगर रहती है तो उतने अवधि तक रहेगा, नहीं अवधि अगर दिया हुआ है तो 10 वर्ष तक रहेगा, खुद से खेती नहीं करता है तो वो 10 वर्ष में ज़मीन जो है पुनः मूल स्वामी के पास वापस चला जाएगा, क्लियर। ये था आपका न्यास भूमि वाला आर्टिकल 22। आर्टिकल 23, बदलैन हस्तांतरण, बदलैन भूमि हस्तांतरण, यह आर्टिकल 23 कहता है। बदलैन भूमि हस्तांतरण का अर्थ है कि कुछ पारस्परिक सुविधा के उद्देश्य से दो रैयत जब आपस में ज़मीनों का ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी का ज़मीन का टुकड़ा कहीं और है और उसके ज़मीन के पास किसी और का ज़मीन है, अब फिर उसी का ज़मीन, पहले वाले का ज़मीन कहीं और है और उसके पास दूसरे वाले का ज़मीन है, तो अगर एक दूसरे को ज़मीन वो बदल लेते हैं, क्लियर, अगर वो एक दूसरे से ज़मीन बदल लेते हैं तो दोनों को जो है ज़मीन जो है सामने सामने हो जाएगा, उनको खेती करने में सुविधा होगा। इस स्थिति में अनुमति दी जाती है, लेकिन उपायुक्त के जो आपका है आदेश के बाद ही, और उपायुक्त इसमें ध्यान रखते हैं कि किसी भी स्थिति में गुप्त बिक्री नहीं होना चाहिए, कि चुपचाप से अंदर अंदर समझौता कर लिया है और बेच दे रहा है, ऐसा नहीं।
जमीन का ट्रांसफर होना चाहिए। क्लियर? जमीन जो होगा समान गुणवत्ता का होगा। ये नहीं होना चाहिए कि एक जो है बहुत ही खराब ज़मीन है और दूसरा बहुत ही अच्छा ज़मीन है तो इसका स्थानांतरण मान्य नहीं होगा। कपटपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए कि किसी को डरा धमका कर इस ढंग का बदली कर लिया गया है ज़मीन, ठीक है, किसी के अच्छे ज़मीन को हड़प लिया गया और बदले में ख़राब ज़मीन दे दिया गया, दिया ही नहीं गया। क्लियर? तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए उपायुक्त जो है पर्याप्त जांच करते हैं, तब आर्टिकल 23 के तहत बदलें ज़मीन को अनुमति दिया जाता है। ठीक है? अगर अवधि वगैरह नहीं दिया है तो ये जो है 10 वर्ष तक मान्य रहता है और किसी भी आदिवासी ज़मीन का बदलाव जो है आदिवासी ज़मीन से ही होगा। अब आइए आर्टिकल, ये 23 है, 63 नहीं है, आर्टिकल 24। अभी तक आपने जो भी देखा, चाहे भूमि का विक्रय हो, बंधक रखना हो या आपका बदलना हो, ज़मीन का बदलैन हो, वसीयत हो, उत्तराधिकार हो या पट्टे पर देना हो, किसी भी तरह से जो ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक इसका जो है रजिस्टर्ड नहीं से करा दिया जाए। कहाँ कराया जाएगा? ये भूस्वामी के कार्यालय में कराया जाएगा। ठीक है? अभी सरकार ही भूस्वामी है। ठीक है? भूस्वामी के कार्यालय में कराया जाएगा और उसके लिए निबंधन शुल्क भी लगेगा। यही बताता है आर्टिकल 24। क्लियर? साथ ही यह भी बताता है कि अगर ऐसा हस्तांतरण उत्तराधिकार के रूप में हो रहा है, यानी कि जैसे बेटा बेटी को दिया जा रहा है या परिवार को दिया जा रहा है दान के रूप में, या ऐसे ही जो आपका उत्तराधिकार के रूप में ट्रांसफ़र होता है, या फिर कोई वारिस नहीं है, तो उस स्थिति में रक्त संबंध जो 3 पीढ़ियों का है उसको दिया जा रहा है। 3 पीढ़ी का रक्त संबंध का अर्थ हुआ जैसे आपके दादा हैं, दादा के भाई, ठीक है, दादा पहला, पिता दूसरा, आपका जो पीढ़ी है तीसरा, तो दादा के भाई, उनका बेटा, फिर उनका बेटा बेटी जो भी है। ठीक है? तो ये हुआ 3 पीढ़ी का रक्त संबंध। अगर इनमें से किसी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है 3 पीढ़ियों का रक्त संबंध में, तो उन सभी मामलों में बेटा हो, बेटी हो, पति पत्नी, 3 पीढ़ी का रक्त संबंध, इस मामले में जो है निबंधन शुल्क नहीं लगेगा। रजिस्टर्ड जो होगा ज़मीन, शुल्क नहीं देना होगा और यहाँ पर शुल्क देना होगा। क्लियर? 24 से मैं यही बताता है कि कितना शुल्क देना होगा और कुछ नहीं है। ठीक है? अब आइए 25। भूस्वामी जो है नियमानुसार निबंधन शुल्क वगैरह लेकर के ही भूमि को निबंधित करेंगे, ये दिया गया है। और अगर भूस्वामी निबंधन करने से इनकार कर देते हैं, क्लियर, तो 26 के तहत उपायुक्त को अधिकार दिया गया है कि अगर सभी कुछ सही है, गलत ढंग से भूस्वामी के द्वारा जमींदार जो होते थे उस समय इनकार किया गया है, तो अपने स्तर से जो है निबंधन कर देंगे। क्लियर? और इसका भी जस्ट उतना ही वैल्यू होगा और इसे माना जाएगा कि जमींदार ने ही, यानी कि भूस्वामी ने ही इसे निबंधित किया है। क्लियर? जो भी आपका स्थानांतरण हुआ है। तो पहले हस्तांतरण, जो भी हस्तांतरण हुआ है, तो पहले आपने जाना कि हस्तांतरण आदिवासी रहित हैं या गैर आदिवासी रहित हैं, तो किस तरीके से हो सकता है, बंधक, बिक्री वगैरह। ठीक है? और उसके बाद जाना कि इसमें निबंधन शुल्क लगता है और जमींदार इनकार करता है तो उपायुक्त को भी अधिकार है कि वे कर सकते हैं। ये था अध्याय 3। अब चलिए अध्याय 4।
अध्याय 4 जो है बंजर और खाली जमीनों का बंदोबस्त से है। इसमें जो आर्टिकल आपका समाहित किया गया है 27 से 42, यहाँ पर देखिए 27 में क्या कहा गया है। पहले समझ लीजिए बंजर और खाली ज़मीन। खाली ज़मीन मैंने बताया था जो उत्तराधिकार विहीन ज़मीन है, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई उत्तराधिकार नहीं है, उस जमीन उसके जो जोत होते हैं उसे खाली जोत या खाली ज़मीन कहा जाता है। और बंजर ज़मीन जो कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो अक्सर ऐसी प्रणाली शुरू से ही रही है कि बंजर ज़मीनों को किसी और के नाम से बंदोबस्त कर देना जो मेहनत वहाँ करना चाहता है, जो इच्छुक हो, ताकि उस ज़मीन को है मेहनत से विकसित किया जाए और उर्वर बनाया जाए। ठीक है, तो इस एक्ट में भी प्रावधान किया गया है कि बंदोबस्ती यानी कि किसी को कैसे दिया जाएगा, किसी के नाम से कैसे इस ज़मीन को किया जाएगा, उन सभी प्रावधानों की चर्चा की गई है। और किन किन ज़मीनों को नहीं भी किया जाएगा उसके बारे में भी बताया गया है। तो पहला जो आर्टिकल है 27 में जो बंजर और खाली जोत हैं, बंजर और खाली जोत जो हैं, इसका अगर पट्टा दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो पट्टा जो है टोटल 4 कॉपीज में तैयार होगा, 4 प्रतियों में तैयार होगा। कितने प्रतियों में तैयार होगा? 4 कॉपीज में। क्यों तैयार होगा 4 कॉपीज में? एक रहेगा आपका उपायुक्त के पास, दूसरा भूस्वामी के पास, तीसरा मूल रैयत या ग्राम प्रधान के पास, चौथा जिसको दिया गया है, ठीक है, रैयत के पास। जिसको भी ज़मीन की बंदोबस्ती जिसके नाम से की गई उसको भी तो देना होगा ना। तो ये सारा आपका हो गया, इसलिए 4 प्रति तैयार किया जाता है। ये आर्टिकल 27 है आपका। 28 में क्या बोलता है? आर्टिकल 28 जो बोलता है किन्हें मिलेगा जमीन। कौन सा जमीन? जो उस क्षेत्र में बंजर जमीन है, खाली जोत है, वो किसको मिलेगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी स्पेशली, है ना। तो एक तो बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अस्थाई निवास होना चाहिए प्लस घर भी होना चाहिए अपना। वहाँ घर बना के रहा करता हो, टूटा फूटा भी घर है तो चलेगा, उससे मैटर नहीं है, ठीक है। ये पहला शर्त हुआ। दूसरा शर्त है रैयत का ज़मीन। अगर ज़मीन उसके पास है, जोत है कुछ पहले से, तो उसके आसपास अगर बंजर ज़मीन है तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, उस रैयत को उस बंजर ज़मीन को देने के लिए जो उसके जोत के पास है। जमाबंदी जोत जो पहले से उसका है, ठीक है, जो उसके नाम से है, तो उसको एक नेचुरल चीज़ है। आप भी अधिकारी बनेंगे तो आप क्या करेंगे, वहाँ देखेंगे यार इसके पास है, राम का कोई ज़मीन है, कोई लक्ष्मण का है, तो राम के ज़मीन के पास से अगर जो बंजर ज़मीन है तो लक्ष्मण का दूर में उसका जोत है तो उसको नहीं दे दीजिएगा ना। अगर दोनों योग्य है तो किसको आप चुनिएगा? राम को चुनिएगा। तो यही आपका नेचुरल है। तीसरा ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को चुना जा रहा बंजर देने के लिए उसकी आवश्यकता कैसी है और क्षमता कैसी है। और एक जो देखा जाता है समाज ग्राम के प्रति सेवा भाव, किए गए सेवा, ठीक है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या उसको आवश्यकता है कि उसे दिया जाए, कि वो बस ले लेगा और छोड़ देगा, इसके लिए नहीं देना है, ठीक है। ये अभी आगे आर्टिकल में आएगा, ठीक है, उस टाइप का आदमी के साथ क्या सलूक होगा जो लेकर के कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आवश्यकता, अगर नहीं देना है क्षमता। अब पूरा गांव का एक ज़मीन जितना बंजर और खाली जोत है उस सारा का सारा किसी एक ही रैयत को आप दे दीजिएगा तो बेवकूफ़ी है ना, वो सकेगा ही नहीं, उसका क्षमता ही नहीं है, ठीक है।
तो बहुत सारे लोगों को देना होगा ताकि उस बंजर भूमि का वास्तव में विकास हो सके, या खाली जोत है तो उसका सही यूज हो सके। समाज ग्राम के प्रति सेवा, ऐसे व्यक्ति को भी प्राथमिकता दी जाती है जो एक्टिव रहता है गांव में, क्लियर, उसका कुछ योगदान रहा है ग्राम के विकास में, सामाजिक स्तर पर वो सक्रिय रहा है कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में वो भागीदार रहा है। तो आप क्लियर समझ लिए होंगे कि किन्हें प्राथमिकता मिलेगी बंजर भूमि और खाली जोत देने में। अगला आर्टिकल चलते हैं 29। 27-28 को अच्छा से कीजिएगा। तो 29 जो है आपका क्लियर करता है कि ग्राम प्रधान यानी कि मूल्य रैयत है ना, मूल्य रैयत में हिस्से को किसी को बनाया जाता है या फिर चुना जाता है खास ग्राम की स्थिति में, वो जो है अपने नाम से किसी भी बंजर जमीन या खाली जोत का बंदोबस्ती नहीं करेंगे, ठीक है, किसी अन्य रैयत के साथ मिल करके। इसको जोड़ लीजिएगा। ग्राम प्रधान कहीं के भी हैं, वो किसी अन्य रैयत के साथ मिल करके संयुक्त रूप से किसी भी खाली ज़मीन या बंजर ज़मीन का बंदोबस्ती नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हर चीज़ में एक चीज़ जोड़ा गया है कि कोई भी चीज़ जो है संभव नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक्ट, कोई भी एक्ट आप पढ़िएगा, एक्ट में लिखा जाता है, फिर उसका तोड़ उसी एक्ट में रहता है। तो यहाँ पर तो इसी धारा में दे दिया गया है, लेकिन उपायुक्त की इच्छा हो तो ऐसा भी हो सकता है। उपायुक्त जो है सर्वे सर्वा है इस एक्ट के मामले में भी, जिस ढंग से आपके CNT में थे, हो सकता है, लेकिन समान रूप से है कि बंदोबस्ती संभव नहीं है, ठीक है। बंजर खाली जोत, ठीक है, इससे जमीन का उप विभाजन नहीं किया जा सकता। किस लिए नहीं किया जा सकता? बंदोबस्ती करने के लिए। ये है आपका आर्टिकल 30। इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदरवाट हो जाना चाहिए। गांव में अगर बंजर भूमि है या खाली जोत है तो बहुत सारे लोग वहां पर दावेदार पहुंच गए और आपस में समझौता कर लिए, ठीक है तुम इतना ले लो, हम इतना ले लेंगे। तो ये उपविभाजन को जो है रोकता है। ये कोई उत्तराधिकार का नहीं चल रहा है, वो फ्री में एक तरह से मिल रहा है। बंजर भूमि को विकास करना है या खाली जोत जिसका कोई दावेदार नहीं बचा, वो ज़मीन खराब ना हो जाए इसलिए किसी को दे देना है। तो यहाँ पर कोई जो है आपका उत्तराधिकार से संपत्ति नहीं मिला हुआ है कि सारा भाई लोग जो है आपस में बांट लेगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर रोक लगा दिया है, आप कोई उपविभाजन नहीं कर सकते हैं बंदोबस्ती करने के उद्देश्य से। इकतीस 31 दो से अधिक ग्राम प्रधान, 2 या 2 से अधिक ग्राम प्रधान जो हैं आपस में मिलकर किसी बंजर जमीन या खाली जोत का बंदोबस्ती कर सकते हैं। ये बताता है 31। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला वाला जो 29 था वहाँ रैयत के साथ था, और ये है ग्राम प्रधान कहीं और गांव का प्रधान, और सीमा पर है बंजर वगैरह, बंजर भूमि वगैरह, खाली जोत वगैरह, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर विवाद हो गया, ऐसी बंदोबस्ती में अगर विवाद हो गया है तो उसको सॉल्व कौन करेंगे? उपायुक्त करेंगे। चलिए 32 मान लीजिए कि ग्राम प्रधान या भूस्वामी बंदोबस्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से मना कर देते हैं किसी रैयत का, और उसको फील होता है कि वह योग्य है, उसे मिलना चाहिए बंजर भूमि या खाली जोत, ठीक है। अब भूस्वामी या ग्राम प्रधान को प्राथमिक अधिकार दिया गया है। खास ग्राम में इसका ज़्यादा पावर होता है, और ये सामान्य गैर खास ग्राम में इन लोग जो है इनकार कर देते हैं, ऐसी बंदोबस्ती नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस स्थिति में
संबंधित रैयत आपत्ति व्यक्त कर सकता है और या आवेदन दे सकता है किसको, डीसी को, कि मैं अधिकारी हूँ, मेरे नाम से इसे बंदोबस्ती किया जाए। ठीक है। आर्टिकल 33 जो है आपका, जो भी मैंने कहा कि ज़मीन जिसके नाम से बंदोबस्ती की गई, जिसे पट्टा दिया गया खाली जोत या बंजर ज़मीन का, और वह कुछ किया ही नहीं, ज़मीन को बस ले करके रखे हुए है, खेती वगैरह नहीं कर रहा, उसका विकास नहीं कर रहा। क्लियर। तो इस स्थिति में 5 वर्ष तक वेट किया जाएगा मैक्सिमम, और उपायुक्त क्या करेंगे, उसको बेदखल कर देंगे और नए व्यक्ति के नाम से पुनर्बंदोबस्त कर देंगे। क्लियर। 33 में और कुछ नहीं है, 5 साल का सीमा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। 34 में आइए, देखिए जो समय लगा यहाँ पर आर्टिकल 20 में। ठीक है। थर्टी 34 जो कहता है, डीसी अगर चाहें, ठीक है, तो जाहिर स्थान, कब्रिस्तान, संथालों का जाहिर स्थान होता है कब्रिस्तान या शमशान। ठीक है। जाहिर स्थान, कब्रिस्तान, शमशान के लिए भी बंजर भूमि या खाली जोतों को बंदोबस्त कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है। ठीक है। मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म वगैरह होते हैं, तो उसमें भी किसी भी धर्म में ये सब तो ज़रूरी है, चाहे सनातन धर्म हो या आपका सरना धर्म हो या फिर आपका इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो। ठीक है। हर जगह तो इस ढंग का स्थान का भी ज़रूरत है। तो बंजर और खाली ज़मीन को क्या किया जाता है, इसके नाम से भी बंदोबस्त किया जा सकता है, न कि किसी व्यक्ति के नाम से। अब आइए 35 को बाद में पढ़ते हैं, पहले 36 को इसके साथ पढ़ लीजिए। 34, 36 एक साथ पढ़िएगा। 35, 39, 40 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। क्लियर। देखिए 36 में क्या कहता है कि उपायुक्त, मान लीजिए कि कोई स्थान है, गांव से थोड़ा बाहर है। ठीक है। गांव के सीमांत क्षेत्र में है, जहाँ से दूसरा गांव फिर शुरू होगा थोड़ा दूर बाद, वहाँ पर जो है जाहिर स्थान है या कब्रिस्तान है, शमशान है, क्लियर, या नदी नाला है, या फिर कोई शिविर है, पूजन स्थल है, शिविर स्थल है मान लीजिए, या फिर पूजन स्थल है। शिविर स्थल माने सेना वगैरह से रिलेटेड कोई कैंप वगैरह है, परमानेंट कैंप है पुलिस वगैरह से। ठीक है। शिविर स्थल हो, पूजन स्थल हो, या ये सारा नाम हो। ठीक है। ये सब कुछ है, पहले से है। ठीक है। 34 जो बोलता है कि ये नया बनाने के लिए क्या करेंगे, उपायुक्त इनके नाम से, इन स्थानों के नाम से क्या कर देंगे, बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पहले से है। ठीक है। और साथ में नदी नाला, पूजन स्थल, शिविर स्थल, अगर ये पहले से है तो उपायुक्त क्या करेंगे, अगर बंदोबस्त नहीं है इनके नाम से ज़मीन और वहाँ बना हुआ है, तो ये सार्वजनिक यूज के लिए है सारा स्थान। ठीक है। तो क्या करेंगे उपायुक्त कि इनके नाम से ही, जो पहले से था ये संरचना वगैरह, स्थान वगैरह, उसी के नाम से खाली जोत या बंदोबस्त जमीन, बंजर ज़मीन का बंदोबस्ती कर देंगे। तो ऐसे हो जाएगा बंजर ज़मीन का बंदोबस्ती। तो 34 और 36 एक साथ पढ़ना है। भाग अध्याय 4 का 34, 36 एक साथ पढ़िएगा। पैंतीस क्या बोलता है, तालाब, कोई भी जलाशय, आहार, या फिर अन्य जलाशय,
कभी कभी आप देखते होंगे कि आहार हुआ, तालाब हुआ, ये सब जो है धीरे धीरे पानी सूख जाता है और उसके ज़मीन पर जो है कब्जा होने लगता है। अनेक जगह आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसको अगर जो वास भूमि में बदलना चाहता है कोई रैयत इस क्षेत्र को, ठीक है, तो उसको जो है ग्राम प्रधान या भूस्वामी से अनुमति लेना होगा। क्लियर? यही कहता है इसमें, अगर इन लोग अनुमति नहीं देंगे तो वो नहीं कर सकता है, उपायुक्त के पास से जाने का रास्ता है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है क्योंकि जलीय भूमि है, इसको वास भूमि बदलने के लिए उपायुक्त भी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये हो गया 39। इसमें जो है एक रैयत है। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि एक रैयत है जो अपना जो उसका भूमि है उसको छोड़ करके अन्य भूमि पर तालाब या जलाशय कोई बनाना चाहता है, ठीक है, ताकि जो है उसका जल वगैरह यूज कर सके, तो इस स्थिति में भूस्वामी की अनुमति की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर वो खास ग्राम है तो, और गैर खास ग्राम है तो भूस्वामी से जो नीचे होते हैं ग्राम प्रधान हर गांव में, उनसे अनुमति लेनी होगी। अगर ये दोनों में कोई अनुमति नहीं देते हैं तो क्या होगा, उपायुक्त के पास आवेदन देना होगा, ठीक है। अपनी जमीन को छोड़कर अन्य जमीन पर जलाशय बनाना। अगर उपायुक्त ने अनुमति दे दिया तो बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 39 आर्टिकल में ही कहता है कि पानी वगैरह कोई भी फिर यूज कर सकता है, ठीक है। तालाब कोई भी बनाया है, पानी यूज करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर वह रैयत जो तालाब बना उसमें मत्स्यन करना चाहता है, मत्स्य पालन करना चाहता है, तो इसके लिए जो है आपको भूस्वामी के साथ समझौता करना पड़ेगा। यानी कि उसको भी कुछ उसका जो लाभ होगा उसका पार्ट देना होगा। समझौता का अर्थ ही हुआ, ठीक है, समझौता के बाद ही वो मत्स्यन का कार्य कर सकता है। ये आपका हुआ 39 को फिर से आप समझ लीजिए। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि अगर अपना भूमि के अलावा आप रैयत हैं और किसी और जगह में है तालाब वगैरह बनाना चाहते हैं तो उपायुक्त ग्राम प्रधान से अनुमति लेनी होगी, और नहीं देता है तो भूस्वामी या ग्राम प्रधान से अनुमति लेनी होगी। इन दोनों के द्वारा अनुमति नहीं मिलती है, आपको उपायुक्त के पास आवेदन देने का अधिकार है। अब जलाशय अगर बना भी लेते हैं तो मत्स्यन वगैरह करने के लिए जो है समझौता करना पड़ेगा भूस्वामी या ग्राम प्रधान से, उसके बाद ही आप मत्स्यन पालन कर सकते हैं। लेकिन पानी वगैरह यूज करना है तो उसके लिए किसी को कोई रोक नहीं है, उस क्षेत्र में जो भी चाहे वो वाटर को यूज कर सकता है। अब आइए 40। एक खास ग्राम में जलाशय निर्माण के बारे में स्पेशली बताया गया है। खास भूमि पर, यानी कि जहाँ पर ग्राम प्रधान का नियंत्रण नहीं होता है, मूल रैयत वाले ग्राम प्रधान का, वहाँ पर नियुक्त ग्राम प्रधान होते हैं जो 2/3 रैयत मिलकर नियुक्त करते हैं, ठीक है, भूस्वामी और उपायुक्त की सहमति से। तो वहाँ पर भी जलाशय जब बनेगा तो भूस्वामी से जो है अनुमति लेना पड़ेगा। अब चलिए, तो ये जो 3 था जलाशय से रिलेटेड था, 35, 39 और 40, इसलिए मैंने जो है एक साथ कर दिया। अब 37 और 38 को आगे कर लेते हैं, वो दोनों भी एक टाइप का है। चारागाह भूमि, ये भी चारागाह भूमि से रिलेटेड है। देखिए 37 में क्लियरली कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र में रहता है अपने पशुओं को चरा सकता है। जहाँ पर, कहाँ पर चरा सकता है, जहाँ पर चारागाह के लिए
उसको जो है सीमांकित किया गया है, जो कि ये क्षेत्र जो है चारागाह होगा। क्लियर। लेकिन उन क्षेत्रों में नहीं चरा सकता है जो वन के क्षेत्र में आते हैं, और वहाँ पर वन वृद्धि के लिए उन क्षेत्रों को सीमांकित किया गया है। क्लियर। और कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। चारागाह क्षेत्र में जो चारागाह भूमि के रूप में सीमांकित है, जो शुद्ध वर्ड में बोलिएगा तो अभिलेखांकित है, अभिलेखांकित, अभिलेख में जो अंकित है। ठीक है, तो वहीं पे चराना है। वन के लिए जो अभिलेखांकित है वहाँ नहीं चलाना है, क्योंकि उससे वन वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। 38 जो बोलता है चारागाह भूमि के लिए जो अभिलेखांकित है, अभिलेख में जो अंकित है, उसी को बोला गया। वो क्या होगा? उस गांव का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल रकबा है ना, गांव के कुल क्षेत्रफल का 5% मैक्सिमम। क्लियर। यही बताया गया है 38 में। मैक्सिमम कितना होगा? 5% होगा, और कोई कन्फ्यूजन नहीं। 41 और 42 को, जो लास्ट 2 आर्टिकल है इस अध्याय का, उसको कर लेते हैं। इसमें ऐसे बंजर और खाली भूमि का उल्लेख किया गया है 41 में, जो पहाड़िया गांव में है। ठीक है, उस सारा क्षेत्र को जो है संथाल परगना में दामिन एक कोह के कहा जाता है, उस रूप में उसको अभिलेखांकित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका है बंजर और खाली भूमि अगर पहाड़िया गांव में है, तो किसी और जनजाति को बंजर और खाली भूमि किसी और जनजाति के नाम से बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 41 आर्टिकल यही कहता है और कुछ नहीं कहता है। ठीक है, तो पहाड़िया गांव का खाली और बंजर, खाली जोत और बंजर ज़मीन पहाड़िया आदिवासियों के नाम से ही बंदोबस्त किया जाएगा। 42 बंजर और खाली जोत का जितना भी आपने प्रावधान पढ़ा, बंजर जमीन हो या खाली जोत हो, जो भी प्रावधान आपने पढ़ा, अगर गलत ढंग से कपटपूर्ण तरीके से हस्तांतरित किया गया है, किसी के नाम से बंदोबस्त किया गया है, तो उपायुक्त को पूरा अधिकार ये आर्टिकल 42 देता है कि इस बंदोबस्त को पूरी तरह से तुरंत रद्द कर दे। क्लियर। यही अधिकार देता है, और किसी और के नाम से बंदोबस्त कर दे, और इसके लिए जो शिकायत होगा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, या फिर उपायुक्त स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, यानी कि अपनी जानकारी से भी अगर उनको प्राप्त होता है निजी जानकारी, उसके आधार पर भी बंदोबस्त को रद्द कर सकते हैं। और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, जब पता चले किसी भी व्यक्ति को 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद, ठीक है, तो इसकी शिकायत उपायुक्त को कर सकता है और बंदोबस्त जो है रद्द हो जाएगा। इस ढंग से ये अध्याय 4 जो है समाप्त होता है। अब अध्याय 5 होगा एसपीटी का। आप लोग जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। फिर